अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज एक हम अहम मौजू पढ़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर से है और ये आपके बुक के सफ़ा नंबर 8 में एक्सरसाइज 1.0 के बाद मौजूद है तुम्हारे पास। एंड इस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जिस तरह एक यानी रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अभी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये एक रियल पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्या होता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है। तो कहता है कि a complex polynomial is a polynomial function of complex variable z with a complex coefficient। अब इसका मतलब क्या है कि यानी वो कहता है कि अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा ना, वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा, लेकिन उसमें जो वेरिएबल होगा ना वो z होगा। जैसे यहाँ पर वेरिएबल है x, उसकी जगह क्या होगा z, और उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह मैं यहाँ एक एग्जांपल दूँ, 1 प्लस आयोटा एन, यहाँ पर आ गया z। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, कॉम्प्लेक्स। और ये जो वेरिएबल है इसे हम ज़ाहिर करेंगे z से, बस ये बात होगी। यानी जो वेरिएबल होगा उसे हम z से डिनोट करेंगे और जो कोएफिशिएंट होगा वो रियल कोएफिशिएंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर रियल कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर रियल कोएफिशिएंट नहीं होगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट होगा। जैसे मैंने लिखा है 1 प्लस आयोटा। अब मैंने कहता है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्म एज़, और कहते हैं कि जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ए एन जेड एन प्लस ए एन माइनस वन जेड एन माइनस अप टू सो ऑन ए वन जेड प्लस ए ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी इक्वेशन होगी ना, उसमें पावर कम होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखूँ तो पहले होगी जेड की पावर 2, फिर होगी जेड की पावर 1 और फिर जेड की पावर 0 यानी 1। इस तरह पावर क्या होती जाएगी, कम। उसने लिखा होगा पहले एन होगी, फिर n माइनस वन होगी, फिर n माइनस टू होगी, अप टू सो ऑन। फिर यानी z की पावर 1 हो जाएगी, फिर z की पावर क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर 0 ही है ना, क्योंकि 0 होगी तो यहाँ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 1 के, खाली क्या आ जाएगा, 1 की पावर 0। तो यानी वो ये बताना चाह रहा है कि पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में पावर्स क्या होती हैं, कम होती रहती हैं, जैसे रियल पॉलिनोमियल में कम होती है। जैसे यहाँ पर स्क्वायर था, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया। तो कहता है कि वेयर ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए वन और ए ज़ीरो आर कम्प्लेक्स नंबर। कहता है कि ये क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर, यानी ये कोफिशिएंट होंगे। जैसे मैंने आप बताया ये क्या है हमारे पास, कम यानी ये है इसे जिसे हम डिनोट करते हैं कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को, और ये उसको क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो कहते हैं ये सारे क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर है, यानी 1 प्लस आयोटा की फॉर्म में होंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर ए है और ये हमारे पास जेड की पावर क्या है, जो भी होगी हमारे पास, यहाँ पर जेड की पावर 1 है। ठीक हो गया। तो आगे मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं। कहता है कि इस पी वन जेड यानी जेड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल के हमारे पास 1 माइनस आयोटा जेड मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस 3 आयोटा। अब देखो ना, ये हमारे पास है, क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का हम नोट करते हैं जेड से, ये तो ये है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये पी वन है, यानी ये है एक लीनियर पोलिनोमियल, यानी इसकी पावर क्या है, 1। अब 3 टाइप लिखी हुई है मैंने यहाँ पर, एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। तो क्या मैं बताऊँ, यहाँ मैंने लिखे 1, यानी पावर क्या होगी, 1। जिस कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। जिसकी पावर 2 हो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसकी पावर क्या हो, 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, उसे हम कहेंगे क्यूबिक। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब यहाँ इसकी जेड की पावर क्या है, 1, तो ये क्या बन गया, लीनियर। अब यहाँ क्या आ गई, 2, और उसके साथ एक क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ गया, तो ये एक बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आगे पावर क्या होती है, कम, 2 1 0। और इसी तरह ये क्या है, क्यूबिक, इसकी 3 थी, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया, फिर अप टू 7 जितनी चलती जाएगी चलती जाएगी। तो यहाँ तक मेरे को तो समझ आ गई होगी आपको। आगे है कांस्टेंट पोलिनोमियल, वो कहता है कि इफ़ n इज इक्वल टू 0, यानी ये जो z की पावर n होती है, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। n ऊपर क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कोई पावर ना हो, देन पी जेड यानी पोलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल आर बिकम अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो यहाँ उसने लिखा है, मैंने एग्जांपल दी है, 2 प्लस 3
आयोटा मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर 0, क्योंकि उसने कहा था एन हमारे पास क्या हो जाए 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 3 आयोटा, तो ये हमारे पास अब क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। आगे हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो कहता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दैट दे कैन ऑलवेज बी फैक्टर्ड इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एग्जांपल दिया लीनियर की। मैंने एग्जांपल दिया कि ये हमारे पास से क्या पोलिनोमियल है, इसको मैंने लीनियर यानी लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के साथ लिखा है। अब ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और ये दूसरा हमारे पास क्या लीनियर फैक्टर है। तो अब मैंने इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा है। अब आपको पता है कि एक फार्मूला है, तो इसको हमने फैक्टराइज किए। तो ये था x² - 4, तो मैंने एक दफ़ा इसे प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा मैंने माइनस में लिख दिया। ये तो था रियल का। मैंने कॉम्प्लेक्स का भी हम एग्जांपल दिए कि z² + 4 हो तो उसे हम लिख सकते हैं x - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x + 2 आयोटा। अब ये भी लीनियर है क्योंकि इसकी पावर 1 है, और ये भी क्या है, लीनियर है, इसकी पावर क्या है, 1 है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे क्या होती है, लागू होती है। आगे है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। वो कहते हैं कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, हैज़ अ एग्जैक्टली एन रूट इन द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सी। अब ये लीनियर पे भी लागू होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, लागू होता है। लेकिन वो कहता है कि जितनी हमारे पास एक पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी, उतने ही हमारे पास उसके क्या बनेंगे, रूट बनेंगे, यानी उसके इतने ही हमारे पास फैक्टराइज बनेंगे। जैसे इसकी पावर थी यहाँ पर 2, हाईएस्ट पावर क्या थी 2, हमारे पास फैक्टर कितने बने 2, एक ये और एक ये। जैसे हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, जितनी उसकी पावर होगी उतनी ही हमारे पास उसके क्या बनेंगे, फैक्टर। तो इस तरह पोल यानी कॉम्प्लेक्स में भी है, पोलिनोमियल में यही सिचुएशन होती है कि जितनी पावर होगी उतने ही क्या बनेंगे, हमारे पास फैक्टर बनेंगे। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही बता रहा था। आगे हमारे पास है कोरोलरी। तो कहते हैं a corollary is to this theorem state that any polynomial of degree n can be factorized completely into a constant a and n linear factor over c in the form। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल अब हमारे जो फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। और कहता है कि अब कोई भी यानी हम सॉल्व करेंगे ना इक्वेशन, तो जो हमारे पास एक z आ जाएगा, यानी z आ जाएगा, z1 हम इसे यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। ये असल आंसर हमारे पास नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैं इसे Z1 का नाम दे दूँ और इसे नाम दे दूँ मैं Z2 का, तो ये हमारे पास असल आंसर नहीं होंगे। असल आंसर कब बनेंगे, जब उनमें से हम या तो एक कोएफ़िशिएंट कॉमन लेके उसको Z में से माइनस कर दें, ठीक है? तो ये हम आगे जाकर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास जो हमारे फैक्टर आए होंगे वो, जैसे ये हमारे पास फैक्टर हैं और ये Z हमारे पास वैसे Z नहीं, हमें इसे ज़ाहिर करने के लिए लिखा हुआ है। तो आगे जाके हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे। आप ये बस यहाँ समझ लीजिए कि हमें क्या करना, जो भी हमारे पास आंसर आएगा, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, Z में से माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक ही हमारे पास प्रोडक्ट होगा, लीनियर प्रोडक्ट बन जाएगा, और फिर हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, लीनियर ये बन जाएगा। जैसे मैं इसको हल करूँ, हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा Z माइनस एक्स माइनस 2 आयोटा और Z माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2 आयोटा। बस मैं इसकी फर्दर एक्सप्लेन करूँ, 1 Z माइनस एक्स प्लस 2 आयोटा एंड Z माइनस एक्स माइनस 2 आयोटा। अब फाइनल आंसर ये ही आएगा हमारा। अब ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर होगा और एक हमारे पास ये लीनियर फैक्टर होगा, ये बात आपने याद रखनी है। आगे क्वेश्चन में से हम हल भी करेंगे। अब इसमें ए क्या है, ए हमेशा कॉमन होता है, तो इसमें हम समझो कि कॉमन क्या है, हमारे पास 1 है। तो ये इस तरह ज़ाहिर हो गया, तो हम हर क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। आगे हम देखते हैं। तो मैंने लिखा है वेयर, इसमें क्या है, Z1 एंड Z2 हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं ऑफ अ पोलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन के किसी भी इक्वेशन के जो ये क्या होंगे, रूट्स होंगे। आपको बात समझ आ गई होगी। कब, जब उससे 0 के बराबर, क्योंकि कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगी, जैसे मैं ऐसे लिखूँ, सॉल्व x² - 4 बराबर आएगा 0 के,
फिर इसके फैक्टर बनेंगे कौन से, x+2 और x-2 बराबर आएगा फिर 0 के। यानी कोई भी क्वेश्चन पहले 0 के बराबर बनेगी, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे तभी उसकी फैक्टराइजेशन होगी। इस तरह हम उसके रूट लिख देंगे तो वो असल तरीका नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह आगे इसके रूट बनेंगे x बराबर आ जाएगा -2 के और दूसरा x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 के। तो 0 की मदद से हमारे पास रूट निकलेंगे। एंड कहता है कि a इज़ अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, यानी एक कांस्टेंट हम लेंगे तो वो क्या होगा, a होगा, कोई भी कांस्टेंट। आगे हम क्वेश्चन में जाके थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे मैंने एग्जांपल लिखे कि द पॉलिनोमियल, यानी कि ये रियल पॉलिनोमियल x² + 4 कंसिस्ट ऑफ अ रियल कोफिशिएंट हैज़ नो रियल रूट, सो इट कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब वो कहता है कि जिस तरह आप इस इक्वेशन को लो ना, कि इस इक्वेशन में जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अब ये फैक्टराइज हो सकता था लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो वो यही कहता है कि ये एक रियल कोफिशिएंट के साथ है लेकिन इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, क्योंकि अब इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ माइनस होता तो इस पे फार्मूला लग सकता है, लेकिन अब इसका कोई हल नहीं होता। तो ये कहता है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल में हल नहीं हो सकता। लेकिन कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा ना, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है z² + 4, वो हो सकते हैं। वो कहता है ये कैन बी फैक्टराइज इजली इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो मैंने यहाँ लिखे हैं कि कैसे फैक्टर हो सकते हैं, z² + 4 से हम लिख सकते हैं z+2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z-2 आयोटा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये देखो प्लस, यानी ये बन जाएगा z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब z का स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस भी ऐसे, 2 आयोटा का स्क्वायर, हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा z² + 4। अब मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ये इसके फैक्टर बने हैं और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, वेयर 2 आयोटा एंड -2 आयोटा आर कम्प्लेक्स रूट ऑफ z² + 4 बराबर है 0। जैसे मैंने लिखा था कि -2 एंड 2 आर द रूट। इस तरह यहाँ पर क्या है, 2 आयोटा और -2 आयोटा आर कम्प्लेक्स रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी पोलिनोमियल, कम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ठीक है, तो आगे हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कुछ, तो आगे हम चलते हैं। आगे मेरे पास है कुछ एग्जांपल जिन्हें मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और इससे पहले की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। आप वो बुक में सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ, मैंने उसे सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। तो आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में कहते हैं कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल z² + 1 - आयोटा मल्टीप्लाई बाय z - आयोटा। अब हमने इसे क्या करना है, थोड़ा सा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि अब मैं इसे, यानी पहले तो मल्टीप्लाई कर दूँगा z², ऐसे कैसा, अब ये z अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, बन जाएगा z - z आयोटा माइनस आयोटा, ऐसे का ऐसा। अब जैसे हम, एक लीनियर होता था, लीनियर में जब हम एक चीज़ बन जैसे x² प्लस मैं लिखूँ 6x प्लस 2x प्लस 12, तो हम फर्द इसमें से x कॉमन लेते थे तो हमारे पास बचा था x+6, और इसमें से 2 कॉमन लेते थे, यहाँ पर क्या बचा था x+6, और अब हम इनमें से कॉमन लेके x+6 एंड देन x+2, ये हमारे पास क्या आते थे, फैक्टर आ जाते थे। इसी तरह हमने भी क्या लेना है, इन फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है और इन सेकंड 2 टर्म में से क्या लेना है, कॉमन लेना है, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो फर्स्ट 2 में से हम लेंगे z कॉमन, तो हमारे पास बचेगा z+1। ठीक है, अब इन सेकंड 2 में से हम लेंगे -आयोटा कॉमन, तो हमारे पास बच जाएगा z+1। ठीक है, इस तरह अब ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा z+1, एंड अब ये रह जाएगा तो बचेगा z - आयोटा। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। आगे हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 में भी क्या कहता है कि हमने फैक्टराइज करना है z² - 4 आयोटा प्लस 12। अब इसको मैं थोड़ा रियल नंबर से कंपेयर कर लूँ, जैसे मैंने इसको x प्लस, यहाँ मैं लिखूँ 8x+12 बराबर है 0 के। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम इसके फैक्टर मैंने ऊपर लिखे हैं, हमारे पास यहाँ से आगे हल होगा, यानी x² प्लस
क्या आ जाएंगे 6x+2x+12 के बराबर। ये तो हमारे पास अब हमारे पास फैक्टर कैसे है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होते हैं उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट के साथ। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बच जाएगा वाई 12x²। ठीक है, ये तो हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट के बाद जो आंसर आता है उसका जो कोफिशिएंट होता है, जहाँ पर हमारा क्या है वो 12 है, तो 12 का हमने ले लेना था एलसीएम। तो मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 6, देन यहाँ पर दोबारा 2, देन 3 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमने दो फैक्टर बनाने होते हैं। जैसे मेरे बने हैं 6 और 2, वो हम यहाँ से बना सकते हैं। मैं कैसे बनाऊँगा, पहले मैं ये हमने खुद देखना होता है कि कैसे बनेंगे। अब मैं इसको अलग रख लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 6, और ये क्या बच गया 2। तो मेरे फैक्टर क्या बने हैं 6 और 2। तो मैंने यहाँ हल किया है, हमारे मैंने वहाँ लिखा है 6x और 2। तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जो 8 होता है ना, मिडल टर्म होती है, तो जो हमारे फैक्टर होते हैं उन्हें जमा करने से मिडल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने से जिस टर्म में जो मल्टीप्लाई करके आई है। अगर मैं देखूँ आपको करके दिखाऊँ तो 6x और 2x हमारे पास बन जाएगा 8x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा हमारे पास 12x²। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, यही दो होंगे। तो मैंने यहाँ लिख के आगे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास इसका क्या आ गया, फैक्टर्स हमारे पास आंसर आ गया। अब ये तो थे क्या कहते हैं रियल। तो हम क्या नाम है कम्प्लेक्स को भी इस तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास है z² - 4 आयोटा z+12। तो सबसे पहले उसने क्या किया, थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई किया है ताकि दोनों तरफ आयोटा आ सके। उसने लिखा है z² - 4 आयोटा z। अब उस यहाँ प्लस था, उसने लिखा है माइनस बाहर लेके यहाँ पर माइनस लिखे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोबारा प्लस हो जाएगा। क्योंकि हम आप देखिए हम क्वेश्चन हल करते हैं, हम एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते थे -1, तो अगर क्वेश्चन में माइनस होता है वो क्या आ जाता है प्लस। तो उस यहाँ पर अब आयोटा लाना चाहते हैं। अब वो इस माइनस की जगह क्या लिख रहा है आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है हमारे पास -1 होती है। तो उसने क्या लिख दिया 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास बन गया z² - 4 आयोटा z-12 आयोटा स्क्वायर। तो इस तरह हम इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे -6 आयोटा एंड -2 आयोटा, +2 आयोटा। तो अब हमारी फर्स्ट टू में से दो कोई चीज़ कॉमन आएगी और सेकंड टू में से क्या आएगी, कोई चीज़ कॉमन आएगी। तो फर्स्ट टू में से कॉमन है हमारे पास z, तो बन जाएगा कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा z-6 आयोटा, और यहाँ पर +2 आयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा z-6 आयोटा। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा z-6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय z+2 आयोटा। ठीक है, मैं करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये है फैक्टराइजेशन। आगे हम इसके जो क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा हमें इसी तरीके से समझ लेंगे। यहाँ तो एग्जांपल जस्ट आगे हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8। तो एग्जांपल नंबर 8 में कहता है कि फैक्टराइजेशन द पोलिनोमियल, यानी कोई भी पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन बतानी है हमने। तो हमें क्वेश्चन देगा z³ प्लस z² मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा प्लस z आयोटा। तो सबसे पहले तो हमारे तीनों टर्म में क्या है z कॉमन है, तो उसने z क्या ले लिया कॉमन ले लिया बाय। तो हमारे पास बच गया z² z मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। अब उसने क्या किया, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, इसने ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई की है। तो हमारे पास बन गया z² z प्लस z आयोटा प्लस आयोटा। तो मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट टू टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है, सेकंड टू टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है। तो फर्स्ट में से कॉमन लिया z, तो बच गया हमारे पास z+1, और सेकंड में हमने कॉमन लिया आयोटा, तो हमारे पास बच गया z प्लस आयोटा। अब ये z प्लस आयोटा हमने क्या लेना है कॉमन, तो हमारे पास बचेगा z प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z+1। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये फाइनल आंसर क्या आ गया, z ये वाला एंड देन z प्लस आयोटा एंड z प्लस आयोटा। ये हमारे पास क्या है z+1, हमारे पास ये क्या आ गया, इसके लीनियर फैक्टर आ गए। आगे हमारे पास है यानी ये ब्लू बॉक्स दिया हुआ जिसमें लिखा हुआ है कि रैशनल रूट थ्योरम है। तो रैशनल रूट थ्योरम इज अ मैथमेटिकल टूल यूज टू फाइंड ऑल पॉसिबल रैशनल रूट्स। तो कहता है कि ये जो थ्योरम है ना, ये फाइंड करना होता है हमने रूट के लिए, ताकि हम रूट फाइंड कर सकें किसके, एक पोलिनोमियल इक्वेशन के, जो मर्जी रियल हो चाहे कम्प्लेक्स हो, और जो से मर्जी इंटीजर हो, कम्प्लेक्स या इंटीजर जो भी इंटीजर होंगे वो फाइंड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल हो, यानी इस तरह x² प्लस x+1 हो, तो उसके जिस तरह यहाँ पर
इंटीजर हो, इंटीजर कोफिशिएंट हो, तो एवरेज जो रूट होगा वो क्या होगा, पी और क्यू की फॉर्म में होगा। यानी जो रूट होंगे वो पी और क्यू की फॉर्म में होंगे। और पी और क्यू फॉर्म कैसे बनेंगी, जब पी होगा हमारे पास वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगी। क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, यानी जो आखिरी टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगा, पी। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ A0, तो और हमारे पास क्यू क्या होगा, लीडिंग, यानी AN होगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, AN। यानी वो कहता है कि कोई भी होगा ना, यानी रूल, तो उसकी जो फर्स्ट और जो आखिरी टर्म होगी वो उसके फैक्टर होंगे। तो इसके आगे एग्जांपल हो गया, हम उसमें जाके समझ लेंगे, आप देख लें थोड़ा सा। तो एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास कहता है द फैक्टराइज द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास क्या गया, जेड क्यूब माइनस 3z² प्लस जेड प्लस 5। ठीक है। तो जिस तरह अकॉर्डिंग टू रैशनल रूट थ्योरम है, द पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होंगे, +-1 और +- क्या होंगे 5। क्योंकि हमारे पास ये क्या है, A0, क्योंकि मैंने बताया था कि ये क्या होगा, A0 और ये क्या होगा, A1, यानी यहाँ 1 है ना, वो हमारे पास क्या है, AN है। यानी हमारे पास फर्स्ट जो होगा कोफिशिएंट और जो लास्ट कोफिशिएंट होंगे वो हमारे पास रूट होंगे। तो उसने ये लिखा कि +-1 और +-5 के हमारे पास रूट हैं। तो उसने जब चेक किए हैं तो बाकी कोई रूट नहीं निकला, सिर्फ क्या निकला, z = -1। ये क्या निकला, इसका रूट निकला है। तो उसने यानी पुट किया -1 इस इक्वेशन में, तो हमारे पास उसने यहाँ लिखा -1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5 बराबर है 0 के। तो उसने ऐसे हल किया, तो ये फर्दर टर्म्स पूरी टर्म किसके बराबर आ गई, 0 के। तो यानी इसका क्या कहता है, रूट था। यहाँ उसने मैं ये प्रूफ करके दिखाया है। तो ये कहता है कि सो z+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। अब वो बता रहा है कि तो आगे ये तो फैक्टर है, क्योंकि हमारे पास अब इसकी क्या है, पावर कितनी है, 3। तो मैंने बताया था जितनी पावर होगी उतने फैक्टर बनेंगे। ये तो हो गया एक फैक्टर। अभी भी हमारे पास इसके 2 फैक्टर हमने यानी फाइंड करने हैं। तो अगले फर्दर 2 फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसके सिंथेटिक डिवीजन से यानी हल करते हैं। तो ये जो हमारे पास जो वन इक्वेशन थी इसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका 1 कोफिशिएंट है, अगले का -3 उसका भी, अगले का 1 एंड देन 5। और हमारे पास यहाँ फैक्टर क्या है, -1। तो इसको हमने थोड़ा-सा हल किया तो हमारे पास बन गया 1 -4 5 0। अब जो ये तो हमारे पास आखिरी टर्म के आगे रिमाइंडर, और ये हमारे पास क्या होती है, एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन हम लिखते हैं, यानी इस 1 के साथ हमारे पास क्या आ गया, z² -4z और +5, यानी इसको भी हमने क्या इक्वेशन बना दिया दोबारा। यानी हमने पहले इक्वेशन को तोड़ा था, अब हमने तोड़ के दोबारा क्या बना दिया, सही इक्वेशन। तो अब ये हमारे पास एक यानी फैक्टर हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो गया, फैक्टर। लेकिन ये अभी मुकम्मल फैक्टर नहीं है, हमें थोड़ा सा यानी हल करना है। तो इसे हमने हल करने के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी हमने लिखा है जिसमें a बराबर हमारे पास 1 के, b बराबर हमारे पास -4 के और c बराबर हमारे पास 5 के। तो वैल्यूज़ पुट की हैं हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में, आपको उम्मीद करता हूँ आता होगा। तो हमने वैल्यूज़ पुट किया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 + -2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी एक रूट हमारे पास ये हो गए और 2 रूट ये हो गए। 2 रूट कैसे हो गए, 2 + 2 आयोटा है एंड 2 - 2 आयोटा है। लेकिन अब आपको एक मैंने कैलोरी पढ़ाई थी, याद होगा पीछे। तो उसमें हम इसको हम यहाँ थोड़ा-सा समझेंगे। वो कहते हैं द क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होंगे, z - ये जो हमारे पास फैक्टर निकले हैं। मैंने आपको कैलोरी प्राइस में लिखा है z - z1 मल्टीप्लाई बाय z - z2। तो यहाँ पर z1 ये है और z2 क्या है, ये है। तो हमने इसमें यानी हमेशा z में से माइनस करने होते हैं। हमारे पास फाइनल आंसर तब बनेगा जब वो z में से माइनस होके आएँगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि z माइनस ये जो हमारे पास फैक्टर आ गया, और यहाँ पर भी z माइनस ये जो हमारे पास फैक्टर आ गया, ये वाले। तो ये बन जाएगा z-2 माइनस आयोटा और z-2 प्लस आयोटा। तो हमारे पास फाइनल रूट क्या बनेंगे, ये वाली टर्म यानी z प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z-2 एंड z माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z-2 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास उसका क्या था, यानी फाइनल हल था। एंड ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9। तो आगे हम चलते हैं। कहते हैं कि सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो जिस तरह हम क्या कहते हैं कि ये तो हम यानी हम हल कर रहे थे यानी फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास जिस तरह लीनियर का यानी रियल कोफिशिएंट का थर्ड मेथड का 3 मेथड होते हैं ना सॉल्व करने के। एक होता है कि फैक्टराइजेशन करो, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला। तो हम ये फार्मूला हम कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पे भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि कहता है सॉल्व करो जेड 2z स्क्वायर, यहाँ देखते हैं प्लस 12z प्लस 50 इक्वल टू क्या 0 है। तो इसको हमने हल करना है किसके लिए, कंप्लीटिंग फार्मूले के ज़रिए। तो हम इसे हल करते हैं। आगे कहता है कि अब इसने सोल्यूशन लिखे, यहाँ पर कहता है कि z 2z स्क्वायर माइनस 12z प्लस 50 बराबर है किसके 0 के। तो हम यानी अगर लीनियर में देखें तो हमारे पास ऐसे होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ फार्मूला यानी रूल्स लिख देता हूँ। -12 जैसे ये सिर्फ रूल्स हैं, बेशक इक्वेशन गलत भी हो जो भी हो। तो सबसे पहले यानी हमारे पास होता था कि हमने जो कांस्टेंट होता है उसे दूसरी साइड यानी 0 के उस तरफ लेके आना था। 2x स्क्वायर माइनस 12 बराबर आया था -50 के। तो ये प्लस हो जाएगा था माइनस। अब सेकंड हमारे पास जो हमारे पास एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसे ओवरऑल टर्म के साथ डिवाइड करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 2 डिवाइड करूँ, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो एक कटिंग होगी, ये भी कटिंग होगी, इस पे कटिंग होगी। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पर एक्स भी आएगा और बराबर आया था -12/2 के। ठीक है, अगला हमारे पास स्टेप होता था कि जो यानी एक्स के साथ टर्म होती है उसमें से हमने 2 यानी उसके साथ 1/2 डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसका स्केयर लेना था। तो यहाँ मैं करता हूँ 6 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास आया 3। तो हमारे पास क्या बनता था 3 का स्केयर। तो उसको जो 3 का स्केयर था तो हमें दोनों साइड पे ऐड करना पड़ता था। जैसे मैं लिखूँ एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 3 का स्केयर यहाँ पर। ठीक है, और इधर भी -15 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 का स्केयर। अब यहाँ पर तो क्या बन गया फार्मूला, क्योंकि ये है ए स्केयर, ये है बी स्केयर और ये -2ab। तो ये बन जाएगा x -3 का होल स्केयर और इसको हम फर्दर हल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे रूट्स आ जाएंगे। तो हम इसको अब रूल को अप्लाई करते हैं हम अपने कम्प्लेक्स पोलिनोमियल पे। तो सबसे पहला उसने क्या किया है, उसने पहले यानी सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लिया। तो हमारे पास था 2z स्क्वायर, तो वो बन गया z स्क्वायर, यहाँ 12 था यहाँ बन गया 6 और यहाँ 50 था यहाँ आ गया 25। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो कांस्टेंट को कहाँ लगे दूसरी साइड पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो गया माइनस। अब मैंने क्या बताया था कि ये जो यानी एक्स यानी वहाँ तो एक्स के साथ यहाँ होगा जेड के साथ, तो उसे हमने 2 के साथ क्या करना था डिवाइड। जो हमारे पास आंसर था उसमें क्या लेना था स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से 2 के साथ डिवाइड किया, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा और यहाँ पर भी क्या लिखा, दोनों तरफ क्या कर दिया उसे ऐड कर दिया, जैसे मैंने यहाँ को बताया। अब यहाँ मैंने बताया था कि ये तो बन जाता है यहाँ पर फार्मूला, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। तो ये तो बन गया z -3 का होल स्क्वायर। और इसको हम फर्दर हल करेंगे, क्योंकि 25 में से 25 -25 प्लस 9 तो हमारे पास जाता है -16। अब हल करने के हम दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा z -3 आ जाएगा प्लस -16 का स्क्वायर रूट। अब -16 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 4 आयोटा, प्लस माइनस ये ऐसे का आएगा। अब ये कैसे आया इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और पीछे रह गया हमारे पास -1। अब -1 हमारे पास बराबर होता है आयोटा का, तो ये क्या आ गया 4 आयोटा। सब ये 3 यहाँ पर क्या और था माइनस हो जाएगा, आ जाएगा प्लस, तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा z बराबर हो जाएगा 3 + -4 आयोटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं होते। फाइनल आंसर कब होंगे, जब हम उन्होंने क्या करेंगे माइनस करेंगे किस में से, z में से। तो यहाँ उसने लिखा है सबसे पहले उसने 2 लिखा है कॉमन, हमने सबसे पहले क्या लिया था 2 कॉमन लिया था। देन उसके उसने ऐसे हल किया, तो उसमें से उसने क्या किया, उसने z में से माइनस किए हैं जो हमारे पास रूट्स आए थे। तो z में से उसने माइनस किए हैं, तो z -3 + 4 आयोटा एंड z -3 - 4 आयोटा उन्होंने माइनस किए हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया, ये 2 हमारे पास आ गया a। अगर आपको याद होगा वहाँ पर a था और इस हमने z में से माइनस किया। अब ये हमारे पास a फैक्टर आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया दूसरा फैक्टर आ गया। अब ये हमारे पास आखिरी आंसर है इसके। इसके बाद इसका कोई फर्दर आंसर नहीं होगा, ये हमारे पास क्या आ गए कम्प्लेक्स रूट आ गए। जिस तरह रियल रूट आते हैं उस तरह ये हमारे पास क्या है आखिरी कम्प्लेक्स रूट है। इस तरह हम कम्प्लेक्स रूट फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 1.3 कंप्लीट सीखेंगे। तो क्योंकि हर एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन से हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं, हमें थोड़ा ज़्यादा समझ आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्या उन्हें क्लियर हो जाएँ। शुक्रिया।